हाय एवरीवन। अल्डिहाइड कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कर रहे थे हम लोग, और लास्ट लेक्चर में अल्कोहल और थायो अल्कोहल के साथ रिएक्शन हमने करा था, जिसमें एसीटल और थायो एसीटल या कीटल का फॉर्मेशन हो रहा था। प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे वे सभी। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग इसमें। अगला रिएक्शन इसमें रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 ऐसा। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। अब इसमें क्या है कि कोई भी एलिफेटिक अल्डिहाइड एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए उतना कॉमन नहीं है। रिएक्शन हो सकता है लेकिन उतना कॉमन नहीं है। और जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं ये बेसिकली कोई एलिफेटिक अल्डिहाइड हो सकता है या फिर मिथाइल कीटोन, क्योंकि मिथाइल कीटोन ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। माने एक तरफ मिथाइल ही रखना है, दूसरी तरफ कुछ भी कर सकते हो। तो एलिफेटिक अल्डिहाइड ही लेना है और मिथाइल कीटोन इसलिए लेना है क्योंकि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड का जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो ज़्यादा होगा। पीछे हम लोग देख चुके हैं। यदि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग लेते हो तो फिर बहुत कम इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। और इसका रिएक्शन जब होता है सोडियम बाइसल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सोडियम बाइसल्फाइड का, तो यहाँ एक एडिशन कंपाउंड बनता है ऐसा OHSO3 माइनस Na+। और इस कंपाउंड को हम कहेंगे डायरेक्ट सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ऑलमोस्ट ऑल द एलिफेटिक अल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट विद द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ sodium bisulfite to form corresponding addition compound which are crystalline solids। इसी में रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हो ग्रुप लेकर के, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड O, यहाँ NaHSO3। जैसे रिएक्शन में वहाँ प्रोडक्ट बनाया गया है OH कर दोगे, ये CH3H और नीचे कर दोगे SO3 माइनस Na+ कर दोगे ऐसा। हालांकि नाम इसका लिखोगे IPAC नाम यदि इस कंपाउंड का, तो IPAC नाम में इसको ऐसे लिखना है। इस कंपाउंड को ज़रा ठीक से लिखो CH3CH OH SO3 माइनस Na+। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर होता था ना, वैसे सल्फोनिक एसिड का एस्टर समझ लो एक प्रकार से। या जैसे वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट था तो वैसे सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट हो गया। तो जब इसका नाम लिखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम, और यहाँ से करोगे नंबरिंग 1 2, तो सोडियम 1 हाइड्रोक्सी इथेन सल्फोनेट ऐसे, क्योंकि सल्फर वाले ग्रुप जो है सीनियर फंक्शनल ग्रुप होते हैं OH के तुलना में, तो ऐसे इसका नाम हो जाएगा सोडियम 1 हाइड्रोक्सी इथेन सल्फोनेट। वैसे यहाँ चाहो तो कोई दूसरा ग्रुप लेकर के रिएक्शन करवाओ, कीटोन ले लो CH3 CH2 और एक तरफ CH3 ही रखोगे। देखो कई बार बता चुके हैं कि बोर्ड और कॉपी पे लिखने के लिए तो आप कुछ भी लिख सकते हो,
लेकिन प्रैक्टिकली वह रिएक्शन होगा या नहीं होगा इस बात को भी समझना है, तब हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। तो यदि ऐसा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ CH3। तो इस बार इसके स्ट्रक्चर को लिखो ठीक से, तो CH3 CH2 COH CH3 SO3 माइनस Na प्लस। अब यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4, तो सोडियम 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 सल्फोनेट, या डायरेक्ट इसको सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन कंपाउंड कहेंगे। और ये सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब थोड़ा इसका मैकेनिज्म कि कैसे आखिर ये चीज़ जो है जाकर के डायरेक्ट वहाँ ऐड हो जा रहा है और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मैकेनिज्म जरा हम लोग समझे। रिएक्शन कैसे होगा इस चीज़ को तो देख लिए हैं, और इस रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको BBI करवाया गया है, ये भी हम लोग देखेंगे। मैकेनिज्म इसका, तो कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा लिए, सोडियम बाइसल्फाइड का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, OH यहाँ O पे माइनस, बगल में Na प्लस, सल्फर पे एक लोन पेयर बचेगा, और सल्फर पे लोन पेयर की वजह से यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। सल्फर पर लोन पेयर की वजह से यह काम करेगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। अभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, इसका पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करेगा, सल्फर के वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन लोन पेयर देगा यहाँ। तो अभी हो गया वो पर माइनस, जब इस बॉन्ड को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कराए, यहाँ जाकर के जुड़ा सल्फर जिसमें डबल बॉन्ड O हो गया 2 और इधर हो गया OH, और Na माइनस Na प्लस जो है अभी O माइनस का काउंटर आयन बन जाएगा ऐसे, और यहाँ से होगा आप इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र ऐसे, कि इस हाइड्रोजन को अब हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे, क्योंकि यह जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, तो बदले में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, कभी नहीं, क्योंकि बगल में यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो फाइनली होगा क्या कि इस ऑक्सीजन के इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेगा, अब हाइड्रोजन को यहाँ फिर ये ऑक्सीजन बना देगा, तो ये हो जाएगा OH, और यहाँ हो गया SO3 माइनस और Na प्लस काउंटर आयन के रूप में। इसी को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख रहे हैं OH, और यहाँ लिख रहे हैं SO3 माइनस Na प्लस। ये इसका इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स तो हुआ कि रिएजेंट आया यहाँ तो इलेक्ट्रोमेरिक हुआ, और इस स्टेप का ड्राइविंग फोर्स हुआ कि आखिर इसका प्रोटॉन यहाँ क्यों गया, क्योंकि यहाँ भी तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीजन से क्यों गया वहाँ। तो इसका वजह है कि यहाँ OH जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो यह पूरा ग्रुप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को बड़ा तेज़ी से विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो मजबूरन हाइड्रोजन को वहाँ H प्लस के रूप में बाहर होना होगा। अब चूँकि वही बगल में O माइनस है, तो वह O माइनस अपने इलेक्ट्रॉन से H को अपने साथ जोड़ लेगा, Na प्लस तो कहीं भी काउंटर आयन के रूप में रह सकता है ऐसे, और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा एडिशन कंपाउंड का। अब यह रिएक्शन इम्पॉर्टेंट किस वजह से है, यह जो रिएक्शन है इतना इम्पॉर्टेंट किस वजह से है। तो अभी जैसा कि हमने देखा कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इस तरह का कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसका रिएक्शन जब सोडियम बाइसल्फाइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हुआ तो ये बदल गया कुछ ऐसा, OH SO3 माइनस Na प्लस ऐसे बन गया। अब जो यह एडिशन कंपाउंड बना, जो कि किस नेचर का है, क्रिस्टलाइन,
क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इसको वापस यदि आप डिजॉल्व करते हो एसिड में या अल्कली में तो ये डिकम्पोज कर जाएगा। वापस इसको एसिड या अल्कली में डिजॉल्व करते हो, जैसे एसिड में हमने डिजॉल्व किया HCl में, तो ये कंपाउंड डिकम्पोज करेगा और वापस ये बदल जाएगा कार्बोनिल में, बाहर हो जाएगा SO2 प्लस NaCl प्लस H2O। इसी को यदि आप अल्कली में डिजॉल्व करते हो NaOH में तो भी कार्बोनिल में बदल जाएगा प्लस Na2SO3 प्लस H2O, ऐसे करके। तो शुरू में कार्बोनिल कंपाउंड था, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन किया, एडिशन कंपाउंड बनाया जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, और जब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को एसिड या अल्कली में डिजॉल्व किया गया तो यह सॉलिड डिकम्पोज करके फिर से वही कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया जो कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग स्टार्टिंग में लेकर के चले थे। और इस वजह से इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कार्बोनिल कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन के लिए या सेपरेशन के लिए, कार्बोनिल कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन या फिर सेपरेशन के लिए। जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, इसमें इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड है और इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी है। अब चूंकि दोनों केमिकल है, लिक्विड है, तो घुला हुआ रहेगा, तुम पता नहीं कर पाओगे। ऐसे ब्लैक वाला इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी कहने का मतलब कि कोई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, नॉन कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, और ब्लू वाला यहाँ है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, दोनों एक ही बर्तन में है और एक दूसरे में मिला हुआ है। हम कार्बोनिल को यहाँ से अलग करना चाह रहे हैं, तो लिक्विड है, दोनों मिला हुआ है, तो फिर वहाँ ऐसे तो अलग कर नहीं पाओगे छान करके। सॉलिड रहता, लिक्विड रहता तो चलो फिल्टर कर देते हैं, दोनों लिक्विड के फॉर्म में मिला हुआ है तो कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा। तो क्या करो, इस मिक्सचर में जो है मिला दो सोडियम बाइसल्फाइड का सॉल्यूशन। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि सोडियम बाइसल्फाइड का यदि कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसके साथ कंबाइन कर जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें जितना भी कार्बोनिल कंपाउंड है ब्लू वाला, वो सारा कंपाउंड इससे रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके बनाएगा ये वाला एडिशन कंपाउंड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो फिर इसी बर्तन में देखोगे थोड़ा देर के बाद कि ये ब्लू वाले जितने थे कार्बोनिल कंपाउंड वे सॉलिड के रूप में नीचे बैठ गए हैं ऐसे, और बाकी जो इम्प्योरिटी था वो अभी वैसे ही रहेगा लिक्विड फॉर्म में। अब क्या करो, इसको फिल्टर कर दो, फिल्टर कर दो। जब इसको फिल्टर करोगे, छानोगे, तो ये सारा जो सॉलिड बना है एडिशन कंपाउंड का वो तो छन जाएगा ना, और छन जाएगा तो यहाँ से सारा सॉलिड छान करके कर दो अलग, और इस सॉलिड को वापस घोल दो किसमें, HCl में या फिर NaOH में। तो जो सॉलिड बना था वो दिस वन, ये वाला था, और जैसे इसको HCl या फिर NaOH दोनों में से किसी एक में डिजॉल्व करोगे तो रिएक्शन होगा और वापस बदल जाएगा कार्बोनिल में। तो यहाँ से इस तरह से कार्बोनिल पहले बाइसल्फाइड बनाया सॉलिड के रूप में, छान के अलग किए, तो जो इम्प्योरिटी या दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड था उसी में रह गया, मतलब क्यों अलग हो गया। और यहाँ से एडिशन कंपाउंड को फिर से हम लोग डिजॉल्व करके HCl या NaOH में कार्बोनिल कंपाउंड ले आए। तो इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड का सेपरेशन करना हो या उसका प्यूरिफिकेशन करना हो तो उसके लिए यह रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन इज यूज्ड या कैन बी यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। या सोडियम बाइसल्फाइड के सॉल्यूशन का इस्तेमाल आप किस तरह से करोगे या क्यों किया जाता है कार्बोनिल कंपाउंड का सेपरेशन या उसके प्यूरिफिकेशन के लिए। तो इसी बात को लिखना होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म एडिशन कंपाउंड विच इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। So when this crystalline solid is dissolved in hydrochloric acid or alkali, decomposes to give the original carbonyl compound. Therefore, this reaction can be used for the purification or separation of carbonyl compound. और लास्ट में दिखा दोगे ऐसे, लास्ट में दिखा दोगे ऐसे, रिएक्शन कुछ लिख करके बता दोगे तो हो जाएगा। तो यह तो सोडियम बाइसल्फाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है 1-2 बार, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे या ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा।
ऐसे इससे क्वेश्चन जनरली यही बनता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं कार्बोनिल का प्योरिफिकेशन या सेपरेशन के लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यदि क्वेश्चन आता है तो कंप्लीट करने आएगा और क्या, या फिर 4 दे करके बोलेगा, 4 रिएजेंट दे करके कि कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल कार्बोनिल का सेपरेशन या प्योरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। तो वहाँ भी देखोगे सोडियम बाइसल्फाइड को, उसी का इस्तेमाल हम लोग जनरली कर पाते हैं। नेक्स्ट है इसमें 6th नंबर में 5 रिएक्शंस हमने कर लिए हैं। नंबर 1 में था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर HCl, फिर अल्कोहल, फिर थायो अल्कोहल, और 5वां नंबर अभी देखे सोडियम बाइसल्फाइड। 6 नंबर रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया NH3। अमोनिया भी एक प्रकार का न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है नाइट्रोजन पर लोन पेयर की वजह से। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दिया जाए तो अमोनिया से रिएक्शन करके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम लोग अमोनियाज कहते हैं। अनस्टेबल है, बड़ा आसानी से वाटर का मॉलिक्यूल लूज करके जो है इमीन्स का फॉर्मेशन करता है जो फर्दर पॉलीमराइज करता है। कोई नॉर्मल अल्डिहाइड लेकर के चला जाए ऐसे, यहाँ R नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं होगा R की जगह, मतलब फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया से इसका रिएक्शन, अमोनिया बताया एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो। यदि अमोनिया को लिखोगे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हाइड्रोजन से तो माइनस, और इन हाइड्रोजन पे दे सकते हो प्लस। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा RCH, ये हो जाएगा O पे माइनस, और यहाँ से हो जाएगा N 3H, नाइट्रोजन पे अब आ जाएगा प्लस, का है कि अपना लोन पेयर दे दिया उधर। तो इस तरह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी तेज़ी से बढ़ेगा और तुरंत से जो है क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को करेगा विड्रॉ, तुरंत फिर अपने लोन पेयर से इसको ले लेगा। तो ये हो जाएगा RCH OH NH2 ऐसा। इसे ही हम कहते हैं अल्डिहाइड अमोनियाज, माने अल्डिहाइड और अमोनिया का एडिशन प्रोडक्ट है अल्डिहाइड अमोनियाज, अल्डिहाइड और अमोनिया का एडिशन प्रोडक्ट। क्या कि कुछ हुआ तो नहीं है, बस अल्डिहाइड अमोनिया से ऐड कर गया है और ये वाला प्रोडक्ट बन गया है, प्रोटॉन ट्रांसफर होकर के बीच में ऐसा। तो फाइनली फिर होता है कि यह जो कंपाउंड इस टाइप का ही होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने की वजह से यह इमीडिएटली H2O का मॉलिक्यूल लूज करता है। ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करोगे, इसको यहाँ, मतलब ओवरऑल ये H2O हो जाएगा बाहर, माइनस H2O हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH ऐसा। कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग पढ़ते हैं एमीन, लेकिन जब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा तो फिर ऐसे कंपाउंड को पढ़ते हैं इमीन। तो इमीन और अल्डिहाइड का है तो इसको पढ़ेंगे अल्डिमीन, अल्डिहाइड प्लस इमीन, तो ये पूरा हटा करके इसको पढ़ते हैं अल्डिमीन। और इस अल्डिमीन का हो जाता है पॉलीमराइजेशन, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से डबल बॉन्ड खुलता है तो ये CH NH और ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, दिस इज पॉलीमर। तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावे कोई अल्डिहाइड है तो अमोनिया से पहले सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के बाद अल्डिहाइड अमोनियाज बनाएगा जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए वह तुरंत से H2O एलिमिनेट करके अल्डिमीन, और अल्डिमीन फिर वैसे ही नहीं रहता है, डबल बॉन्ड की वजह से जो इसमें पॉलीमराइजेशन होता है और यह एक पॉलीमर के रूप में जो है सो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इतना सा बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो
तो आखिर फॉर्मल्डिहाइड को यहाँ क्यों छोड़ा गया है? फॉर्मल्डिहाइड को यहाँ क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में भाई अलग से बात है, इसमें एक अलग ख़ास बात है। क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन जो है ऐसे नहीं होता है। ये फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई एलिफेटिक अल्डिहाइड लोगे तब ऐसा होगा। एलिफेटिक बेंजल्डिहाइड भी नहीं लेना है। ये जो अल्डिहाइड, अमोनियाज और अल्डीमीन बना, ये तब बनेगा जब फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के अलावा कोई नॉर्मल एलिफेटिक अल्डिहाइड लोगे तो। अब यदि फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो क्या होगा भाई? तो फॉर्मल्डिहाइड जो है ना, अमोनिया से रिएक्शन करके बड़ा ही विशिष्ट चीज़ बनाता है जिसे हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। 6 मोल फॉर्मल्डिहाइड इसमें इन्वॉल्व है। 6 मोल फॉर्मल्डिहाइड इसमें इन्वॉल्व है। 4 मोल अमोनिया इन्वॉल्व है। और फॉर्मल्डिहाइड चूँकि हम लोग पढ़ें कि स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है अमंग द कार्बोनिल कंपाउंड्स, कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उसमें से सबसे मजबूत इलेक्ट्रोफाइल है फॉर्मल्डिहाइड। इसलिए फॉर्मल्डिहाइड जो है बड़ा आसानी से और बड़ा तेज़ी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसे। और एक कंबाइन करके बनता है CH2 का होल 6 N4 + 6H2, हेक्सामिथाइलिन, IPAC नाम लिखोगे, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। और यदि इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनता है। बेंजीन के जैसा अल्टरनेट दिखाओ नाइट्रोजन और CH2 को, और फिर ये जो नाइट्रोजन है इन सब से फिर 3 CH2 को निकालो और बीच में नाइट्रोजन और फिर से जोड़ो। यही हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, इसे हम कहते हैं यूरोट्रोपिन। इसी का नाम क्या है? यूरोट्रोपिन। और यूरोट्रोपिन इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक। यूरिनरी एंटीसेप्टिक के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है यूरोट्रोपिन का। यूरिनरी एंटीसेप्टिक करने का तब जो पैन वगैरह में डाला जाता है ताकि वहाँ गंध ना आए, वहाँ कोई कीटाणु वगैरह ना हो, वॉशरूम वगैरह में जो किया जाता है छिड़काव वगैरह, यूरोट्रोपिन। तो यूरोट्रोपिन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और बनता कैसे भी हम लोग देख लिए कि फॉर्मल्डिहाइड का एडिशन है अमोनिया के साथ। एडिशन से ज़्यादा बेहतर कंडेंसेशन होगा बोलना, क्योंकि H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट भी हो रहा है। तो एडिशन और एलिमिनेशन एक साथ हो तो उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। तो फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया का कंडेंसेशन होकर के हेक्सामिथाइलिन यूरोट्रोपिन, और यही हेक्सामिथाइलिन यूरोट्रोपिन है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। और नाम बता दिए, यूरोट्रोपिन मतलब कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक है इसीलिए। और एक इसका और भी बड़ा भयानक सा यूज है कि यह जो यूरोट्रोपिन बना है, इस यूरोट्रोपिन का जब आप नाइट्रेशन करोगे, वो भी कंट्रोल्ड नाइट्रेशन, इसका द कंट्रोल्ड नाइट्रेशन ऑफ यूरोट्रोपिन with concentrated nitric acid yields highly explosive RDX। सुने होंगे RDX, बारूद वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है RDX का। और यह एक केमिकल कंपाउंड है। RDX इज अ केमिकल कंपाउंड। पूरा इसका होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, RDX। एक्सप्लोसिव मैंने विस्फोटक, बारूद वगैरह बनाने के लिए। तो ये जो कंपाउंड बना, इसका जब नाइट्रेशन होगा कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, तो नाइट्रेशन होने से कुछ ऐसा बनता है CH2N CH2N CH2N। ये बीच वाला पूरा खुल जाता है और हर N से अब यहाँ जुड़ जाएगा NO2।
एंड दिस इज RDX, ये इसे ही हम कहते हैं साइक्लोनाइट। RDS या इसे ही क्या कहते हैं, साइक्लोनाइट। तो ऐसे जितने भी बारूद या विस्फोटक सामग्री होते हैं ऑल आर केमिकल कंपाउंड, सबके सब केमिकल कंपाउंड्स हैं। और उसमें से जो है मोस्ट डेंजरस RDX जो बारूद बनाने में इस्तेमाल होता है, उसका फॉर्मेशन हम लोग देखें कैसे है कि फॉर्मल्डिहाइड का पहले कंडेंसेशन कराओ अमोनिया से, तो बनेगा हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, जिसे यूरोट्रोपिन कहेंगे। तो उसका तो वो अलग यूज हो गया यूरोट्रोपिन का एंटीसेप्टिक के रूप में। और फिर उसी यूरोट्रोपिन का हम लोग यदि नाइट्रेशन करवाते हैं, बड़ा कंट्रोल नाइट्रेशन होगा, मतलब बहुत ही टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। नहीं तो मान के चलो कि नाइट्रेशन से RDX बना, नहीं मेंटेन रहा, रिएक्शन को नहीं कंट्रोल कर पाए, तो वही विस्फोट हो जाएगा। होता है जहाँ बनता है ऐसे बारूद वगैरह, पता चलेगा अचानक से विस्फोट हो गया, तो यही सब गड़बड़ी होता है जिसके चलते विस्फोट होता है। और विस्फोट एक बार हो गया तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। इसलिए काफ़ी ध्यान से, काफ़ी केयरफुली ऐसे रिएक्शंस को किया जाता है। तो ध्यान रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि RDX बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या है। तो फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया, रॉ मटेरियल्स मैंने स्टार्टिंग मटेरियल, तो फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया। फिर किसके नाइट्रेशन से RDX बन सकता है, तो यूरोट्रोपिन। ऐसे बहुत सारा ऑप्शन होगा, हो सकता है यूरोट्रोपिन एग्जाम में डायरेक्ट ना लेकर के हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, हेक्सामिथाइलिन डाएमीन, हेक्सामिथाइलिन कुछ भी करके ऐसे दे सकता है। तो ध्यान रखोगे वहाँ की यूरोट्रोपिन का नाइट्रेशन से जो है बनता है RDX या साइक्लोनाइट। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन हमने देखे नॉर्मल अल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का, वैसे ही एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन का जो रिएक्शन है थोड़ा सा अलग होता है। और कैसा रिएक्शंस है इन कंपाउंड्स का, उससे हम लोग आगे के लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।